बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जनाब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर हमने कर ली थी। अब हम उससे आगे चल रहे हैं और यहाँ पर एग्जांपल नंबर 6 जो है वो एक दी गई है, हम उसे हल करना चाह रहे हैं। एग्जांपल नंबर 6 पढ़ते हैं जी। देयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन। पेज नंबर 56 है जी, सही, पेज नंबर 56 है और एग्जांपल नंबर 6 है। ऑक्यूपाइंग ए वेसल ऑफ वॉल्यूम 13 डेसीमीटर क्यूब एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें जो वॉल्यूम दिया गया है लिख लेते हैं। वॉल्यूम हमें दिया गया है 13 डेसीमीटर क्यूब और जो टेम्परेचर है वो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ये बन जाता है 310 केल्विन। अगर एंड प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, जो प्रेशर है जनाब वो कितना है, वो है 1 एटमॉस्फेयर। आगे चलते हैं। द मैसेज ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम आर 0.8 एंड 0.12 ग्राम। कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर इन टॉर ऑफ ईच गैस इन द मिक्सचर। सही है जनाब। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो पार्शियल प्रेशर है, हाइड्रोजन का मैस दिया हुआ है, हाइड्रोजन का मैस दिया हुआ है 0.8 ग्राम और हीलियम का मैस दिया गया है 0.12 ग्राम। सही जी, ऐसा ही है, देख लेते हैं दोबारा से। तो अब यहाँ पर हम इनके मोल भी निकाल सकते हैं। मैस ओवर मोलर मैस कर देंगे तो ये मोल आ जाएंगे। सही जी, ये मोल आ जाएंगे और मैस ओवर मोलर मैस कर देंगे तो ये मोल आ जाएंगे। सही जी, ये कितने आ रहे हैं, 0.4 आ रहे हैं, ये 0.3 आ रहे हैं। उम्मीद है ऐसा ही होगा। सही जनाब। तो 0.4 और 0.03, ये वाला कितनी वैल्यू आ रही है जी, ये वैल्यू आ रही है 0.03, ये 0.03 आता है जी। हीलियम आ गया 0.03। साथ ही मैंने मोल निकाल लिए। मोल क्यों निकाल लिए, ये बात भी बड़ी एविडेंट है कि जो फार्मूला है ना पार्शियल प्रेशर निकालने का, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन निकालने का, वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इनटू टोटल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन इनटू टोटल प्रेशर। ये हमने लास्ट टाइम निकाला था कि किसी गैस का पार्शियल प्रेशर अगर आपने निकालना हो तो उस गैस की मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से ज़रब दिया जाता है। ये लास्ट टाइम हमारी बात हो गई है। तो अब मोल फ्रैक्शन क्योंकि मोल से निकलेगी इसलिए हमने यहाँ पे जो है ना मोल्स पहले से निकाल लिए हैं। अच्छा जनाब, अब आगे चलते हैं। हमने यहाँ पे कैलकुलेट दी पार्शियल प्रेशर इन टॉर फॉर ईच गैस, ये हमने निकालना है जनाब। तो अब यहाँ इस किस तरीके से काम होगा, तो ये हमने निकाल लिया कि काम इस तरह हो रहा है भाई कि जनाब आपके पास जो मोल फ्रैक्शन है उसका फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सही है जनाब। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स जब तक नहीं होंगे, जो आपके पास हाइड्रोजन के मोल हैं, हीलियम के मोल हैं, टोटल मोल तो है ही नहीं आपके पास, तो टोटल मोल पहले हमें निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। अगर n की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या बन जाएगी, पी वी ओवर आर टी बन जाएगी। और प्रेशर कितना है 1, वॉल्यूम कितना है 13, आर की वैल्यू कितनी होती है 0.0821 और टेम्परेचर कितना है 310 केल्विन। देख लेते हैं किताब से कि यहाँ पर क्या जवाब आ रहा है। यहाँ पर जवाब आ रहा है जनाब 0.51 मोल्स। ये क्या है, ये टोटल मोल्स हैं। यहाँ पे टी लिख लेते हैं सिर्फ समझने के लिए। ये हैं टोटल मोल्स। टोटल मोल्स आपके पास आ गए। अब देखें जरा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन। अब हमारे पास टोटल मोल की है 0.51 वैल्यू, हाइड्रोजन के मोल्स हैं 0.4 और हीलियम के मोल्स हैं 0.03 और मीथेन के मोल तो मुझे पता ही नहीं। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर सारी चीज़ें गिवन हो, एक मिसिंग हो तो उसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मीथेन के मोल्स जो है ना उनकी तादाद आप जब निकालते हैं तो वो आती है 0.51, ये वाली वैल्यू 0.4 इधर जाता है माइनस हो जाता है, 0.03 उधर जाता है माइनस हो जाता है, तो यहाँ से जनाब वैल्यू आती है 0.084 मोल्स। ये किसके हैं, मीथेन के हैं। तो अब तो जनाब बात सही हो गई, मीथेन के मोल्स भी आ गए। आपके पास हाइड्रोजन के मोल हैं, हीलियम के मोल हैं, मीथेन के मोल हैं, टोटल मोल हैं, तो फिर तो सारे फार्मूले लग सकते हैं। चलें फिर यहाँ पे मैं फार्मूला लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पे फार्मूला लगा रहा हूँ
प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बराबर है मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इनटू टोटल ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। तो हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं 0.4 हैं, 0.0396 लिखे हुए हैं 0.396, लेकिन वो 0.4 ही तकरीबन हो जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे जी। सही है जनाब। तो टोटल मोल्स कितने हैं ये रहे 0.51। टोटल प्रेशर देखें ज़रा, सवाल दोबारा से देखें। सवाल में तीसरी लाइन में लिखता है कैलकुलेट दी पार्शियल प्रेशर इन टॉर, हमें पार्शियल प्रेशर टॉर में चाहिए, एटमॉस्फेयर में नहीं चाहिए। एटमॉस्फेयर और टॉर का रिलेशन मैंने क्लास में बताया था 760 टॉर होता है। तो 760 टॉर यानी कि एक एटमॉस्फेयर 760 टॉर के बराबर होते हैं। यहाँ से आपका जवाब आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, और वो आ रहा है 589.7 टॉर में जी। सही जी। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम बराबर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स कितने ये रहे 0.03, टोटल मोल्स कितने वो हैं 0.51 ये रहे। सही है जी। और मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर 760, ये जवाब आ जाएगा। जवाब आ रहा है 44 अशारिया यानी कि 44.08 टॉर। इसी तरीके से अब हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर इस एरिया में निकाल लेते हैं, और यहाँ पर हम निकाल रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन, और बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। मीथेन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, कहाँ गए जी, मीथेन के नंबर ऑफ मोल्स ये रहे 0.084, 0.084 ओवर 0.51 वो तो टोटल मोल हैं, मल्टीप्लाइड बाय 760। यहाँ से जवाब क्या आ रहा है, यहाँ से जवाब आ रहा है 124.64, 124.64। इसे टॉर कह सकते हैं, इसे मिलीमीटर और मरकरी भी कह सकते हैं। तो दोबारा से एक बारी समरी देख लें। हमने सारा डाटा लिखा, हमने हाइड्रोजन के मैस से मोल निकाले, हीलियम के मैस से मोल निकाले। मोल क्यों निकाले, क्योंकि हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी थी। फिर हमने यहाँ पर फार्मूले लिख लिए, ये तो ऐसे ही लिख लिए बस समझने के लिए। हमने टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाले, जब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए, हाइड्रोजन के मोल्स आ गए, हीलियम के मोल्स आ गए, तो हमने मीथेन के मोल निकाल लिए। सबके मोल भी हैं, टोटल मोल भी हैं, तो हमने एक एक करके फार्मूले में वैल्यू डाली 1 2 3 और सबके प्रेशर निकाल लिए। अच्छा सवाल है जी, आ सकता है। तो ये तो था एक न्यूमेरिकल जो कि हमने करना था। अच्छा अब हम आगे चल रहे हैं और एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ की तरफ चलने लगे हैं जी। जी तो आगे चलते हुए बात चल रही है एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ पर। डाल्टन लॉ की जो पहली एप्लीकेशन है उसमें हमें बताता है कि कई दफ़ा इन लेबॉर्ट्री सम गैसेज आर कलेक्टेड ओवर वाटर, सम गैसेज आर कलेक्टेड ओवर वाटर। इसका मतलब ये है कि कई दफ़ा ना इस तरह की एक अरेंजमेंट होती है, ग्राउंड वाटर फ्लास्क होती है, उसमें एक रिएक्शन हो रहा होता है और रिएक्शन से गैस बनती है, और उस गैस को ना हम इस तरह करके एक जार में कलेक्ट करते हैं, यूं लाके इस तरह। सही जी, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। यहाँ पे पानी होता है और ये जार ना पानी से भरा होता है इस तरह, और यहाँ से गैस आ रही होती है। अब होता क्या है, इसे जार को स्टैंड पर रखा होता है, डेफिनेटली इसे भी स्टैंड पर रखा होता है, या ये ज़मीन पे पड़ा होता है, जैसे भी अरेंजमेंट है। अब ये होता है कि गैस जैसे जैसे यहाँ पे बबल्स बनकर ऊपर जाते हैं ना, तो गैस ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। गैस ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाती है ना, तो पानी का लेवल नीचे आना शुरू हो जाता है, और जब ये गैस पूरी भर जाती है, ये पूरा भर जाता है जार गैस से, तो पानी सारा ख़त्म हो जाता है, सिर्फ गैस होती है, उसे अपना ढकना ढककर और आप उसे स्टोर कर लेते हैं सिलेंडर को। ये पुरानी जो मैट्रिक क्लासेस होती थी ना, उसमें ये तजर्बात होते भी थे। अच्छा जब ये गैस को कलेक्ट किया ओवर वाटर का मतलब है कि पानी में से आपने कलेक्ट किया है, तो फिर यहाँ पर जो गैस जार है, ये वाला गैस जार, इस गैस जार के अंदर, इस गैस जार के अंदर हो सकते हैं, जब आपने इसे कवर कर दिया, लिड लगा दी इस पर, तो इस गैस जार के अंदर क्या हो सकता है, इस गैस जार के अंदर जो है वो मॉइस्चर हो सकता है, वाटर हो सकता है। तो अब जो इसका टोटल प्रेशर आपको मिल रहा होगा
टोटल प्रेशर जो मिल रहा होगा वो होगा गीली गैस का प्रेशर, जिसमें पानी भी है, और उसके दो हिस्से होंगे। एक होगा उस गैस का अपना प्रेशर, और साथ क्या होगा, साथ होगा वाटर वेपर्स का प्रेशर। सही जी। एक होगा उसका अपना प्रेशर, एक होगा वाटर वेपर्स का प्रेशर। अगर आप चाहते हैं कि गैस का अपना प्रेशर निकालें तो आप मॉइस्ट गैस के प्रेशर में से वाटर वेपर्स के प्रेशर को माइनस कर देंगे, और वाटर वेपर्स के प्रेशर को आपने क्या नाम दिया है, उसे आप एक्वस टेंशन का नाम भी देते हैं। तो एक्वस टेंशन या प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स एक ही चीज़ के दो नाम है। तो इस तरीके से समटाइम्स व्हेन दी गैसेस आर कलेक्टेड ओवर वाटर, तो उनका जो प्रेशर आप ऑब्जर्व करते हैं वो गीली गैस का प्रेशर होता है, मॉइस्ट गैस का प्रेशर। तो अगर आपने ड्राई गैस का प्रेशर निकालना हो तो आप मॉइस्ट गैस के प्रेशर में से एक्वस टेंशन को माइनस कर देंगे। ये तो हो गया जी पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो दूसरे पॉइंट में हमें बताता है कि जो रेस्पायरेशन है, ये बड़ा सवाल ना, बड़ा इन है सवाल, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के अंदर हम यहाँ पर जो है वो सिर्फ स्कीमेटिक डायग्राम बना रहे हैं। लंग्स बना लेते हैं और यहाँ पर एयर बना लेते हैं। एयर में हम ऑक्सीजन का प्रेशर जो है 159 टॉर शो कर देते हैं, और लंग्स के अंदर हम प्रेशर जो है वो 116 टॉर शो कर देते हैं। किसका, ऑक्सीजन का प्रेशर। तो ऑक्सीजन का एयर में पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, लंग्स में कम है। तो एयर जो है ना वो स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद हाई पार्शियल प्रेशर एरिया से कम पार्शियल प्रेशर एरिया में जो है वो चली जाएगी। किताब वाला लिखता है कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर फाइंड्स इट्स एप्लीकेशन इन रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो हवा में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, लंग्स में कम है, तो हवा से लंग्स में ऑक्सीजन जो है वो खुद ब खुद आना शुरू हो जाती है। सही है, क्योंकि लंग्स ना वो उनके अंदर वो दिल जैसे नहीं है। लंग्स को इस तरीके से पंप नहीं कर सकते। लंग्स तो थैले हैं सिंपल, और अगर हवा खुद ही आ जाए तो आ जाए, वो उसे अंदर नहीं लेकर जा सकते। और खुद ब खुद वो क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस है और एयर का फ्लो जो है वो अंदर की तरफ बना हुआ है। इसी वजह से जब आप हायर अल्टीट्यूड्स पर जाते हैं तो फिर वहाँ पर जो है वो, क्योंकि ये पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस एक्सिस्ट नहीं करता इतना ज़्यादा, तो फिर सांस लेने में मुश्किल होती है। अच्छा, यहाँ पर दूसरे पॉइंट में बताता है कि जिस तरह ऑक्सीजन खुद ब खुद अंदर आ रही है ना, इसी तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ पे ज़्यादा मिकदार में है, जबकि यहाँ पर कम मिकदार में है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक्सहेल जो होती है बॉडी से बाहर जो जाती है वो भी स्पॉन्टेनियसली ही चली जाती है, उसके लिए भी आपको कोई मेहनत जो है वो नहीं करनी पड़ती। अच्छा, अब यहाँ से वही बात जो मैंने कहा कि कई दफ़ा ऐसे एरियाज हो सकते हैं जिस तरीके से डीप सी डाइवर्स हैं, या फिर माउंटेनियर्स हैं। सही जी, कोह पैमा यानी कि पहाड़ों पर चढ़ने वाले। पहले पहाड़ों पर चढ़ने वालों की बात कर लेते हैं। कोई पहाड़ पर चढ़ रहा है आदमी, तो फिर वो क्या करेगा, वहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा एयर में, तो फिर ऑक्सीजन जो है वो स्पॉन्टेनियसली बॉडी में नहीं आएगी। फिर उसे क्या करना पड़ेगा, सिलेंडर लेकर जाना पड़ेगा। सिलेंडर के अंदर वो ऑक्सीजन जो है वो ले जाएगा, और ऑक्सीजन को ले जाएगा किसी इनर्ट गैस के साथ फॉर एग्जांपल मिक्स करके। तो फिर वो जो है ना उससे वो मास्क लगा के सांस लेता रहेगा, क्योंकि अगर हवा में सांस लेने की उसने कोशिश की तो हवा में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़रूरत के मुताबिक नहीं है, इसलिए उसे पूरा सांस नहीं आएगा। सही है जी। तो ये तो हो गया माउंटेनियस का प्रॉब्लम। डीप सी डाइवर्स में एक और ख़ास बात बताता है, वो कहता है कि डीप सी डाइवर्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही इंसान 100 फीट नीचे जाता है उस पर जो प्रेशर है उसकी बॉडी पर वो 3 एटमॉस्फेयर बढ़ जाता है। हर 100 फीट पे 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर बढ़ जाता है। इसको समझे ज़रा कि हमने कहा कि हमारी जो चेस्ट है वो ऑटोमेटिकली एक्सपेंड नहीं कर सकती, वो तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक्सपेंड कर रही थी। ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा है अंदर कम है। तो अब अगर क्या होगा कि अगर हमारी बॉडी जो है ये ऐसी है जैसे आपको ना किसी बहुत ही तंग जगह में बंद कर दिया जाए। तो अगर आपको तंग जगह में बंद कर दिया जाएगा इस तरीके से, तो आपकी जो चेस्ट है अगर उसके पास एक्सपेंड करने की जगह नहीं है, फैलने की जगह नहीं है, तो फिर वो प्रेशराइज फिल करेगी और उसके तहत फिर वो ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाने में नाकाम हो जाएगी। इसी वजह से डीप सी डाइवर्स जब नीचे जाते हैं तो उनकी बॉडी पे इतना प्रेशर पड़ रहा होता है कि वो पिचक रही होती है एक हिसाब से, और फिर वो जो है ना वो सांस नहीं ले पा रहे होते। एक और प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हवा में पाई जाने वाली एक गैस है जो कि हवा में 78% पाई जाती है, लेकिन हमारे जिस्म के अंदर ये कोई ख़ास किरदार अदा नहीं कर रही होती। अलबत्ता जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो नाइट्रोजन कैन डिफ्यूज
शामिल हो जाएगी, खून में बहना शुरू कर देगी। लेकिन जब इंसान वापस ऊपर आएगा तो फिर तो वो नाइट्रोजन जो है वो तो हाई प्रेशर पे बॉडी में डिफ्यूज़ करती है, कम प्रेशर पे ये बॉडी से बाहर आएगी, जब बाहर आएगी तो बबल्स बना देगी और वो जानलेवा हो सकते हैं। तो अब ज़रा हमने क्या किया कि क्योंकि नीचे की तरफ जाते हुए डीप सी डाइवर्स का सांस लेना मुश्किल है, नाइट्रोजन प्रॉब्लम कर रही है, तो डीप सी डाइवर्स जो लेके जाते हैं ना, वो जो ऑक्सीजन का सिलेंडर है उसमें ऑक्सीजन होती है और कोई इनर्ट गैस होती है लाइक हीलियम, जो बॉडी में डिफ्यूज़ नहीं करती। ऑक्सीजन जो है सांस लेने में मदद दे देती है और हीलियम जो है वो ब्लड बॉडी में डिफ्यूज़ होने से बचा लेती है, वो तो डिफ्यूज़ होती नहीं। तो इस तरह डीप सी डाइवर भी अच्छा सांस ले सकते हैं। और फिर भी डीप सी डाइवर जो है ना बहुत ज़्यादा गहरे पानी में गोता लगाने के लिए बहुत ज़्यादा महारत स्किल चाहिए होता है, वरना ये जो हाई प्रेशर है ये आपको वैसे ही मार भी सकता है। तो अभी जो हमने पॉइंट्स पढ़े, जो गैस है, ड्राई गैस का प्रेशर आप निकाल सकते हैं डाल्टन लॉ से। रेस्पिरेशन में डाल्टन लॉ लग रहा है, माउंटेनियर्स डाल्टन लॉ की मदद से जो है वो सिलेंडर लेकर जा रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करते हुए, और डीप सी डाइवर्स भी उनमें भी डाल्टन लॉ जो है वो मदद कर रहा है कि प्रेशर ऑफ गैस जो है वो आप कैसे निकाल सकते हैं। ये थे एग्जांपल नंबर 6 और उसके साथ डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब ज़रा एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। अगर हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं तो एक्सरसाइज में हमें मिल रहा है जी क्वेश्चन नंबर 10, देख लें। Dalton's law of partial pressure is only obeyed by those gases which don't have attractive forces among their molecules, ये मैंने बता दिया था। बी आ गया, derive an equation to find out the partial pressure of a gas knowing the individual moles of component gases and the total pressure of the mixture। ये है जी कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये भी हमने लास्ट टाइम कर ली थी। सी आ गया, explain that दी प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ओबेज दी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये हमने आज पढ़ लिया, तो ये हिस्सा भी हमारा मुकम्मल हो जाता है। अब आ जाते हैं जनाब, इससे आगे हमने क्या करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको जो इसके बाद 57 पेज है ना, वहाँ तक तो लिखा हुआ था हमारे पास 41 से 57 पेज तक जो स्मार्ट सिलेबस है हमारा, लेकिन उसके बाद डिफ्यूजन और रिफ्यूजन नामी जो टॉपिक है ये हमें नहीं मिल रहा। अलबत्ता इसके आगे 60 पेज पर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, आप सबके पास स्मार्ट सिलेबस होना चाहिए जी। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस नामी जो टॉपिक है ना, अब ये टॉपिक हमारा आगे सिलेबस में है जिसे हमने पढ़ना है। तो इसकी 8 पॉस्टुलेट्स हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है ये। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को चलें फिर पढ़ते हैं। अच्छा जनाब, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने KMT लिखा हुआ है, इसे KMT भी कहा जाता है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो पेश की थी वो पेश की थी बर्नौली ने। बर्नौली थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है, फिजिक्स के अंदर होता है फ्लूइड्स के बारे में। तो बर्नौली बेसिकली जो है ना फ्लूइड्स पर ही काम कर रहा था। तो फ्लूइड्स जो है ना लाइक गैस और लिक्विड्स वगैरह जो होते हैं। अच्छा, जो बर्नौली है ना उसने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पेश की है। बर्नौली की काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को आगे मुख्तलिफ जो लोग हैं उन्होंने इस्तेमाल किया है। फॉर एग्जांपल क्लॉजियस ने बर्नौली की जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है उसे इस्तेमाल करते हुए काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन दी है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन। एक साइंसदान है मैक्सवेल, उसने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज दिया है। क्लॉजियस ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन दी है। बर्नौली ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स जो हैं वो डिज़ाइन किए हैं। मैक्सवेल के बाद एक साइंसदान है बोल्ट्जमैन, उसने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज दिया है।
लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज और लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज ना ये बताते हैं कि गैस के सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज और सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जीज एक जैसी नहीं है, बल्कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ की बहुत कम है, कुछ की बहुत ज़्यादा है, लेकिन अक्सरियत की दरमियानी वेलोसिटी होती है और दरमियानी एनर्जी होती है। इसके बाद आ गया वैंडरवाल। वैंडरवाल ने करेक्शंस दी हैं, यानी कि वो जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के फॉल्टी पोस्टुलेट्स थे, जो कि इस चैप्टर का आखिरी हिस्सा होगा, जो ख़राब पोस्टुलेट्स थे उनको सही करने का काम जो है वो वैंडरवाल ने सर अंजाम दिया है। फिलहाल हमारे पास अभी जो हमने बात करनी है वो बर्नौली की काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की, और उसके बाद हम क्लॉजियस की तरफ जाएंगे, लेकिन पहले चलते हैं बर्नौली की काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की तरफ। बर्नौली की काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इतनी आसान है, कॉमन है, समझ में आने वाली है कि हर एक आदमी इसे जानता है। पहला पॉइंट इसका ये था कि गैस जो है ना, इट कंसिस्ट्स ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। Each gas consists of a large number of tiny particles called molecules. एक गैस, कोई भी गैस हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जो मर्जी गैस हो, वो हमेशा किस पर मुश्तमिल होगी, वो लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होगी, और उन्हें क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। यहाँ पर ये याद रहे कि जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो मोनोएटॉमिक भी हो सकते हैं, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन वगैरह। वो डाईएटॉमिक भी हो सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह। वो ट्राईएटॉमिक भी हो सकते हैं, जैसे कि ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह। वो टेट्रा एटॉमिक भी हो सकते हैं, लाइक SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड वगैरह। तो वो कैसे भी हो सकते हैं, एक एटम वाले हो सकते हैं, उन्हें मोनोटॉमिक कह देंगे। दो एटम वाले मॉलिक्यूल हो सकते हैं, डाई एटॉमिक कह देंगे। तीन एटम वाले मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ट्राई एटॉमिक कह देंगे। चार एटम वाले मॉलिक्यूल हो सकते हैं, टेट्रा एटॉमिक उन्हें कह देंगे। अच्छा जी, गैस किस पर मुश्तमिल है? ईच गैस कंसिस्ट्स ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। अच्छा, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, दूसरे पॉइंट में बताता है कि मॉलिक्यूल्स मूव हैप्पैज़र्डली, बेहंगम, बेतरतीब। सही है जी। गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे मूव करते हैं? हैप्पैज़र्डली, बेतरतीब अंदाज से। और इस काम के अंदर वो दो फराइज सर अंजाम देते हैं। दे कोलाइड अमंग देमसेल्व्स, आपस में टकराते हैं, एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और बर्तन की दीवारों से भी टकराते हैं। दे कोलाइड अमंग देमसेल्व्स एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, वो आपस में भी टकराते हैं और बर्तन की दीवारों से भी टकराते हैं। दोनों काम करते हैं गैस के मॉलिक्यूल। सही है जनाब। तो इसी वजह से डिफ्यूज और रिफ्यूज भी करते हैं। तो पहली पॉइंट क्या है? गैस कंसिस्ट्स ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स जो हैं दे मूव हैप्पैज़र्डली, कोलाइड अमंग देमसेल्व्स एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। और जब वो दीवारों के साथ टकराते हैं तो प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू दीज कोलिजन्स। जो प्रेशर है ना गैस का, वो इन कोलिजन्स की वजह से है, इन टकराव की वजह से है, जो वो दीवार के साथ करते हैं। एंड एक्सर्ट प्रेशर, ऐसे लिखा हुआ, कोलाइड अमंग देमसेल्व्स एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड एक्सर्ट प्रेशर। अच्छा जी, एक और बात यहाँ पर याद रखनी है कि गैस का जो वॉल्यूम है, नेग्लिजिबल एक्चुअल वॉल्यूम, गैस के मॉलिक्यूल्स का अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल होता है, यानी कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द ऑक्यूपाइड वॉल्यूम ऑफ गैस। गैस के मॉलिक्यूल का जो असल वॉल्यूम है वो बहुत ही कम है। मिसाल के तौर पे एक कमरे में जो गैस आ रही है उसे आप एक जो सुई है उसके टिप पर इकट्ठा कर सकते हैं। तो सुई की टिप का कमरे के साथ तो कोई कंपैरिजन नहीं है, कमरा तो बहुत बड़ा है, सुई की टिप तो बहुत छोटी है। तो आप कह सकते हैं कि दी वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल, ना होने के बराबर, नज़रअंदाज किया जा सकता है एज कम्पेयर टू दी ऑक्यूपाइड वॉल्यूम ऑफ गैस। ऑक्यूपाइड वॉल्यूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो काफ़ी कम होता है गैस के मॉलिक्यूल्स का। सही है जनाब। ये बहुत अहम पॉइंट है जी। प्रेशर वाली भी बात जो है वो हमने देख ली, और एक्चुअल वॉल्यूम जो है उसकी बात भी देख ली। एक और अहम बात ये है, देयर आर नो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन दी गैस मॉलिक्यूल्स। बहुत ही
बहुत ही उम्दा। चौथा और पांचवा पॉइंट यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा अहम है। किताब से देखकर बता दूँ तो किताब के अंदर ये पॉइंट नंबर बनता है जी 4 और 5। हाँ जी, वो किताब में भी 4 और 5 ही है। तो किताब के अंदर भी द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस नो फोर्सेस सफिशिएंट, नहीं जी 5 और 6 बन रहा है, 5 और 6 बन रहा है। किताब के अंदर है 5 और 6। पढ़ देता हूँ। द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस हैव नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फॉर ईच अदर। और छठे पॉइंट में द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। सही है जनाब। पांचवा और छठा हमने चौथा और पांचवा बताया है क्योंकि हमने बाकी बातें जो है वो साथ साथ कर ली हैं। तो कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है और एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। ये बड़े डिसाइसिव पॉइंट हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के। इसके बाद वो कहता है कि जी जो मोशन ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या है, वो नेग्लिजिबल है। गैस के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ। सही है जी। चीज़ें तो नीचे की तरफ जाती हैं, लिक्विड तो नीचे की तरफ जाते हैं, सॉलिड तो नीचे की तरफ जाती हैं। सारी गैस ज़मीन पर क्यों नहीं चली जाती? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है ड्यू टू ग्रेविटी वो नेग्लिजिबल है। गैस के मॉलिक्यूल्स की आपस में कोलिजन वो ज़्यादा इफेक्टिव, और आपस में जो उनकी कोलिजन है ना वो कैसी हैं, वो इलास्टिक कोलिजन है। सही है जी। इलास्टिक कोलिजन एक ऐसी कोलिजन को कहते हैं जिसमें कोई एनर्जी ज़ाया नहीं होती। एनर्जी ज़ाया ना होना किसी में तो उसे आप कहते हैं ये इलास्टिक कोलिजन। तो गैस के मॉलिक्यूल्स की कोलिजन कैसी है, इलास्टिक। और गैस के मॉलिक्यूल्स की आपस में जो कोलिजन है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, वो ज़्यादा असर डालती है, ज़्यादा असर डालती है उनकी हरकत पर। उनकी हरकत कोलिजन्स, इलास्टिक कोलिजन्स की वजह से ज़्यादा होती हैं और ग्रेविटी की वजह से कम होती। दोबारा से एक बार, गैस में है मॉलिक्यूल्स, गैस टकराती है आपस में और विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर और प्रेशर लगाती है। गैस के मॉलिक्यूल्स में खाली जगह काफ़ी ज़्यादा हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। गैस के मॉलिक्यूल्स में कशिश की कुव्वतें नहीं है। गैस के मॉलिक्यूल्स ग्रेविटी के तहत मूव नहीं करते। और आखिरी पॉइंट ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स is directly proportional to the absolute temperature. Average kinetic energy of gas molecules is directly proportional to the absolute temperature. आप जानते हैं कि जो टेम्परेचर केल्विन स्केल में नापा जाए उसे हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये 8 पोस्टुलेट थे और इन 8 पोस्टुलेट्स की बेस पर क्लॉजियस नामी साइंसदान ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन बनाई है जो कि कुछ इस तरह नजर आती है 1/3 mnc² मीन। यहाँ पर P क्या है, प्रेशर ऑफ गैस, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस, M है mass ऑफ वन मॉलिक्यूल, N है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और C बार स्क्वायर, इसे क्या पढ़ते हैं, C बार स्क्वायर, इसे कहते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन कहते हैं एवरेज को, स्क्वायर कहते हैं स्क्वायर को, स्क्वायर ही होता है जी, मुरब्बा जिसे कहते हैं उर्दू में। और वेलोसिटी, सी किसे कहते हैं, वेलोसिटी को, जो ज़्यादा तेज़ वेलोसिटी है उसे सी कहते हैं। वी और सी आपने पढ़ा है। जो वी वेलोसिटी होती है आम चीज़ों की, गाड़ी की, हवाई जहाज़ की, लेकिन अगर कोई रोशनी की रफ्तार के करीब वेलोसिटी हो तो उसे सी कहते हैं। इस इक्वेशन को मैं दोबारा से एक बार आपके सामने रख दूँगा जी और इस पर हम बात कर लेंगे। ज़रा जल्दी से कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास इक्वेशन, P प्रेशर ऑफ गैस, V वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू 1/3 स्मॉल m एक मॉलिक्यूल का मैस, कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, C बार स्क्वायर। सही जनाब। तो ये है काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन, इसे आप ध्यान में रखें और इसके ज़रिए से हम निकालेंगे एक नतीजा और वो नतीजा होगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, वो होती है 3RT/m अंडर रूट। ये कैसे निकला है इस पर हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बात करनी है जी। तो अभी के लिए आज की बात हमने जो पढ़ी है मैं उसे ज़रा रिकॉल करवा दूं। हमने पढ़ा है डाल्टन्स लॉ की एप्लीकेशंस,
और साथ हमने पढ़ा है एक एग्जांपल नंबर 6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 हल किया है, और साथ हमने पढ़ा है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स, और साथ हमने ये इक्वेशन भी देख ली है। इसके साथ होमवर्क जो है वो आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम।